बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जनरल नॉलेज का हमारा जो सेशन है उसके अंदर हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं उन हम सब्जेक्ट्स को देखते हैं और हम अपने कोर्स के लाए अमल को देखेंगे कि हम कोर्स के अंदर जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को किस तरह से कवर करेंगे, आप लोगों को कौन कौन सा मटेरियल दिया जाएगा और हमारा ये जो सेशन है वो ओवरऑल किस तरह से चलेगा। अभी रिसेंटली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जॉब्स आई हैं जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर जो है वो मैंने डेमो लेक्चर दिया था, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, वो आप लोग जो है देख सकते हैं। ये आप समझ लें कि सबसे मुश्किल एग्जाम होता है, इवन सीएसएस और पीएमएस से भी ज्यादा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो आईएसआई की जॉब्स है ना, इनका एग्जाम सबसे डिफिकल्ट होता है। इसकी चार स्टेजेस होती हैं। पहले आपका एमसीक्यू एग्जाम लेते हैं, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेते हैं, उसमें इंग्लिश ऐसे और आपसे जो है करंट अफेयर पूछे जाते हैं। फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर का 4 दिन का होता है इस्लामाबाद में। बाकी सीटों का जो यूडीसी एलडीसी या इंस्पेक्टर है उनका होता है 1 दिन का ही, जनरल। और फिर फाइनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू होता है। ये एक लंबा चौड़ा इनका जो है सिस्टम होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होती है बंदे की। ये जो सीट्स कुछ आई हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, आप में से आई थिंक सभी एलिजिबल हैं, क्योंकि जिसकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर पे अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब वो सब इंस्पेक्टर, एलडीसी, यूडीसी सब पे अप्लाई कर सकता है। और जिसकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है सब इंस्पेक्टर पे, यूडीसी पे, एलडीसी पे, उन सारी सीटों पे। मीन इसके अंदर कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता, कोई उनको हाइट की, वेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस चाहिए तेज चलने वाला ब्रेन। अब इसमें चूंकि सबसे पहले जो हमारा एग्जाम होता है वो होता है एमसीक्यू का पेपर, ये वाला पेपर। ये एडी का 200 नंबर का होता है, इंस्पेक्टर और बाकी सीटों का 100 नंबर का होता है। अब ये पेपर वही सेम पेपर होता है जो आपका जनरल नॉलेज वन पेपर एग्जाम के लिए आता है, सेम वही पेपर होता है एमसीक्यू एग्जाम। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर है तो 200 एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सीटें हैं तो 100 एमसीक्यू आएंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब नेगेटिव मार्किंग तो आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी है, फेडरल की जो सीटें आती हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें भी है। 0.25 की हर एमसीक्यू के पीछे नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसमें जो बाकी स्टेजेस हैं, जिन लोगों ने आप में से इसमें से अप्लाई किया या करना चाहते हैं, वो तो बाद की बात है। पहले सबसे नंबर पे पहली बात तो ये है कि आपको पहला एग्जाम क्लियर करना है, जिसको जनरल नॉलेज का बेसिकली एग्जाम बोला जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पेपर में जो है 9 सब्जेक्ट इंक्लूड आपके होते हैं, जिसमें आपका एवरीडे साइंस आ जाता है, इंग्लिश आ जाती है, पाकिस्तान अफेयर आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाती है, इस्लामिक स्टडीज, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, कंप्यूटर और एनालिटिकल का पोर्शन। उर्दू का पोर्शन इसमें नहीं होता, आल्दो मैं आप लोगों को उर्दू का सब्जेक्ट भी करवाऊंगा। आपके ये सारे सब्जेक्ट तकरीबन अभी ये सेशन के दौरान और भी सीटें आ जाएंगी जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकेंगे इसी सेशन के दरमियान। इंशाल्लाह उम्मीद है एडीएफआई की भी आनी है और भी कुछ डिपार्टमेंट की सीट्स आनी है। ये ही कोर्स कंटेंट होता है सारों का। यहाँ पे सिर्फ ये वाला सब्जेक्ट अजाफी है। 20 to 30% एमसीक्यू इसमें से आते हैं, ये यहाँ पे सब्जेक्ट अजाफी है। बाकी जो ऊपर वाले सब्जेक्ट हैं वो बाकी सारे पेपर्स में होते हैं। मीन ये जो हमारा सेशन है 3 मंथ का, इसके अंदर आप ये सेशन अटेंड करने के बाद एनेबल हो जाते हैं कि आप कोई भी वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम क्लियर कर सकें। शर्त ये है कि आपने पढ़ा भी हो, ये नहीं है कि बस मैंने लेक्चर दिया है तो बस खत्म होगी बात। लेक्चर जो आपको साथ में मैं पास पेपर्स दे रहा हूँ, जो आपसे टेस्ट ले रहा हूँ, जो आपके ग्रुप में डिस्कशन रखूंगा, उनमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप पास होंगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगी कि सिर्फ मैं ही करवाई जा रहा हूँ, आप लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा। डेली का 3 से 4 घंटे जो है आप लोगों को
स्टडी करनी पड़ेगी, फिर जाके 3 मंथ में आप जो है 1 पेपर एमसीक्यू जनरल नॉलेज के अंदर ग्रिप हासिल कर लेते हैं। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स आई, इसमें भी आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। इससे पहले आप 1 पेपर और भी एग्जाम्स के अंदर आप लोगों का अप्लाई होगा। इसी दौरान अभी कल कुछ जॉब्स आई हैं एएसएफ में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, असिस्टेंट डायरेक्टर की, और जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की और इंस्पेक्टर की 17 और 16 ग्रेड। बस उसमें कुछ उन्होंने जो है क्राइटेरिया रखा हुआ है हाइट का, ठीक है, और जो है आई साइट का, ये दो ही मेन उनके क्राइटेरिया होते हैं चेस्ट का। वो उस पे आपको पूरा उतरना चाहिए। अगर आप पूरा उतरते हैं, जिसकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो असिस्टेंट डायरेक्टर पे भी अप्लाई कर सकता है और इंस्पेक्टर पे भी अप्लाई कर सकता है, और जिसकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो इंस्पेक्टर पे अप्लाई कर सकता है। अब उसका आप सिलेबस देख लें, ऑफिशियल सिलेबस है 20 नंबर के इंग्लिश के एमसीक्यू पार्ट 1, वोकेबलरी ग्रामर सेंटेंस, और 80 नंबर का प्रोफेशनल टेस्ट। प्रोफेशनल टेस्ट में वो कहता है मैथ, उसके भी टॉपिक बता दिए, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, और यहां पे जो एक अजाफी पोर्शन डाल दिया है वो है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मीन ऊपर वाले जितने सब्जेक्ट हैं वो हमारे तकरीबन सेम है। मैंने जो आपको पिछली स्लाइड के अंदर सब्जेक्ट दिखाए थे 9 से 10, उन्हीं में से हैं। उनमें इंग्लिश भी थी, मैथ भी था, करंट अफेयर भी था, पाकिस्तान अफेयर भी था, इस्लामिक स्टडीज भी थी। बल्कि यहाँ पे उसके मुकाबले में सब्जेक्ट कम है। एएसएफ जो डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसके मुकाबले में यहाँ पे सब्जेक्ट कम है। इसी तरह आपकी जब एफआईए की सीटें आएंगी आप उसमें देखेंगे, उसमें भी वो कोई से 5 सब्जेक्ट कहता है। इट मींस अगर हम ये सारे सब्जेक्ट कर लें तो जो मर्जी तरह से पेपर आ जाए, चाहे एएसएफ का आए, चाहे जो है वो एफआईए का आए, चाहे जो है आईएसआई का आए, चाहे तहसीलदार का आए, नैब तहसीलदार का आए, पीएमएस का आए, जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है वो उन्हीं 9 सब्जेक्ट्स में से आता है। आल्दो वो एक आधा सब्जेक्ट किसी पेपर में उस सब्जेक्ट की नोयत के हवाले से डाल देता है। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमने क्या देखा, उसने इंटेलिजेंस टेस्ट डाला हुआ है। एएसएफ के अंदर हम क्या देख रहे हैं, वो सिक्योरिटी मैयर्स का एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट डाल रहा है, इसमें से 20 एमसीक्यू आने हैं। तो इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे आप लोगों का बैच चल रहा है ना, तो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट करवाए जाते हैं। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जब पेपर करीब आता है उसके लास्ट वीक में करवाया जाता है। जैसे जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लास्ट वीक होगा ना, उसमें जो एक्स्ट्रा वाला आपका सब्जेक्ट है एनालिटिकल पोर्शन, वो मैं आपको तब करवाऊंगा। इसी तरह अभी कुछ लोग आप में से भी इस सीट पे भी अप्लाई करेंगे। मल्टीपल सीट्स पे अप्लाई करता है ना बंदा, ये तो नहीं होता कि एक सीट पे अप्लाई किया और सोचता है कि इसी पे हो जाना है। मल्टीपल सीट्स पे, और इसी ड्यूरेशन के दौरान और भी देखिएगा काफी सारी पोस्टें आएंगी जिसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें सिक्योरिटी मेजर्स वाला जो पोर्शन है, अब ये सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एएसएफ में अप्लाई नहीं कर रहा उसको तो ऊपर वाले सब्जेक्ट सिर्फ चाहिए ना, उसने ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। तो ये सब्जेक्ट जब ये पेपर का लास्ट वीक होगा, जब रोल नंबर स्लिप्स आएंगी, तब मैं कवर करवा दूंगा। और ये मतलब छोटा सा ही पोर्शन होता है, इसको हम 1 या 2 लेक्चर्स में ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इंटेलिजेंट टेस्ट भी 2 लेक्चर्स में आपका कवर हो जाता है। तो जिसका वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है वो कर लेता है, बाकी सब चाहे वो वाला पोर्शन ना करें। ठीक है, इस तरह से। रिगार्डिंग नायब तहसीलदार की अभी सीटें नहीं आई, जब उनकी सीट्स आएंगी तो फिर उसका देखेंगे। वैसे जो सीट्स आएंगी उसमें पहला पेपर यही होगा जिसको जनरल नॉलेज का पेपर कहते हैं। अब कुछ ना मल्टीपल पेपर लेने लग गए पीपीएससी, पीपीएससी के थ्रू आएंगी। तहसीलदार नैब तहसीलदार की सीटें आपकी पीपीएससी के थ्रू आती हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें पहला पेपर जनरल नॉलेज ही होता है, एमसीक्यू। और सुनने में आ रहा है उसके 3 पेपर होंगे आपके नैब तहसीलदार के। अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, समरी मूव हुई हुई है। एक उसके लॉज का पेपर भी होगा, एक इंग्लिश एसए का भी पेपर होगा। जैसे अभी एसडीई ओ पीरा की जॉब्स आई थी पंजाब में, तो उसके 3 पेपर हुए थे।
तहसीलदार की जॉब्स आई थी, उसके 3 पेपर हुए थे। ठीक है। प्रिजन डिपार्टमेंट की जॉब्स आई थी, उसके 3 पेपर हुए थे। वो फिर एक अलग बात है। वो जब जिनके मल्टीपल पेपर होते हैं, फिर वो उनकी तैयारी, जो बाकी इजाफी पेपर होते हैं वो बाद में। पहला पेपर सबसे पहले तो आपने जनरल नॉलेज पास करना है ना। अब एएसएफ में सिर्फ एक ही पेपर है, जनरल नॉलेज वाला, जो मैंने आपको दिखाया, ये सिलेबस है उसका। ये अभी कल सीटें आई हैं इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की, बस एक पेपर ही होना है, डिस्क्रिप्टिव वगैरह कोई एग्जाम नहीं होना। लेकिन जब हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का देखा, उसकी 4 स्टेजेस हैं। इसी तरह कुछ और पेपर आपके जो आएंगे, उनको हम साथ साथ देखते जाएंगे कि उसकी कितनी कितनी स्टेजेस हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि यही होती है कि सबसे पहले तो आपने ये एग्जाम पास करना है, जिसको बोला जाता है जनरल नॉलेज का एग्जाम। और इसके अंदर 9 से 10 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं टोटल। फिर ये 9 से 2 सब्जेक्ट जो हैं, जी जी, इंटरव्यू तो लाजमी पार्ट है, वो तो हर किसी का लाजमी पार्ट है, इंटरव्यू तो होता ही है। टेस्ट के बाद इंटरव्यू तो लाजमी पार्ट है, कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें इंटरव्यू के बगैर सिलेक्शन हो। ठीक हो गया। तो इस जनरल नॉलेज के पार्ट को क्लियर करने के लिए हम जो कोर्स प्लान है, जो आप लोग किस तरह से स्टडी करेंगे, उसको आप देख लें। हमारे पर वीक 5 क्लासेस होंगी। ये रमजानुल मुबारक में शायद थोड़ी कम कर दूं, मैं आपको अल्टरनेटिव डेज पे कर दूं, क्योंकि रमजान में थोड़ा सा जो है अफ्तारी के बाद बंदा हेक्टिक हो जाता है। उसमें असाइनमेंट्स और आपके टेस्ट रख लिए जाएंगे कि एक दिन टेस्ट दे दें, एक दिन आप जो है वो दे दें मुझे क्लास। वैसे 5 डे क्लासेस होती हैं मेरी, संडे ऑफ होता है, बाकी दिन क्लासेस होती हैं, एक दिन रैंडम ऑफ होता है। लेकिन रमजान थोड़ी सी हम तरतीब चेंज कर सकते हैं इसकी। आपको पर डे असाइंड एमसीक्यू दिए जाएंगे। वो पास पेपर भी हो सकते हैं, वो उस सब्जेक्ट के जो है एमसीक्यू भी हो सकते हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे पर वीक सब्जेक्ट है ना हमारा, जैसे इस वीक हम एवरीडे साइंस फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, तो इसके ऊपर आपके लेक्चर्स होंगे। एक वीक हो सकता है 10 दिन में इसके ऊपर आपको लेक्चर्स दूं। हमने किस तरह से तैयार करना है, पहले सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। मतलब हर वीक आप लगा लें, हमारे 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 से 11 वीक लग जाएंगे, दरमियान में कुछ ईद और छुट्टियां वगैरह होके 12 वीक आपके पूरे हो जाते हैं। टोटल 9 से 10 सब्जेक्ट हैं आपके, मतलब पर वीक के हिसाब से एक एक सब्जेक्ट होता जाएगा, सब्जेक्ट वाइज कवरेज हो जाएगी हमारी। सेकेंडली, मैं आपको पास पेपर प्रोवाइड करता रहूंगा, वेरीफाइड और मार्क्ड, उसके थ्रू आपकी तैयारी होती जाएगी, डेली का एक। और जो सब्जेक्ट चल रहा है उसके कुछ एमसीक्यू इंपोर्टेंट भी आपको प्रोवाइड करूंगा, वो भी आप पढ़ेंगे। इस तरह से 2 वे हमारी तैयारी होगी। ठीक है। क्या आप पास पेपर्स भी पढ़ते जा रहे होंगे, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हर वीक, इस वीक हम एवरीडे साइंस पढ़ेंगे। जब एवरीडे साइंस खत्म हो जाएगा, हम उसके बाद अगला सब्जेक्ट अपना पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे, फिर मैथमेटिक्स स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। इस तरह हमारे ये कंटिन्यूस जो है साइकिल चलता रहेगा। और जो कुछ हम पढ़ेंगे उसका वीकली आपके मॉक टेस्ट हुआ करेंगे। जैसे एवरीडे साइंस पढ़ेंगे ना हम, जब एवरीडे साइंस के आपके कंप्लीट हो जाएंगे लेक्चर, तो आपका एवरीडे साइंस का एक टेस्ट होगा। वो गूगल फॉर्म का मैं एक लिंक देता हूँ, आप उस पर क्लिक करते हैं, जैसे आपके सामने टेस्ट आ जाता है, आप अटेम्प्ट करते हैं, रिजल्ट भी आपके सामने आ जाता है। उसके बाद मैं उसकी पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ, वो जो टेस्ट सॉल्व पीडीएफ भी आपको शेयर हो जाती है। एक टेस्ट ये हो गया सब्जेक्ट वाला। और एक टेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, जो मैंने आपको उस वीक में एमसीक्यू दिए होंगे, चाहे वो 4 से 5 पास पेपर हो, चाहे वो हो सकता है एवरीडे साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज हो, उसकी फाइल हो जाए एक पूरी मुकम्मल, उसका एक टेस्ट होगा। इस तरह वीक में हमारे 2 टेस्ट हो जाया करेंगे और साथ में लेक्चर्स हो जाया करेंगे। अगर तो आप इस तरतीब को फॉलो कर लेंगे 3 महीने, तो 99% श्योरिटी है कि आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू के अंदर बस क्यूरियस, हमारा मसला ये है, हम शुरू में ना क्यूरियस ज्यादा होते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत होती है हमें ना।
किसी नई चीज के लिए। तजस्सुस। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं हमें होती। चाहिए एग्जाम्स में, चाहे वो पीएमएस है, चाहे वो सीएसएस है, कंपटीशन का कोई एग्जाम है, आपकी अपनी कोई सब्जेक्ट का लेक्चरार का टेस्ट है, दिस इज नीडेड। क्यूरियोसिटी नीडेड नहीं है कि आपको तजस्सुस हो सीटें आ गई, आप सोचने लग जाएं जी एडीएफआईए की सीट आ गई और सोचने लग जाए मैं एडीएफआईए लग जाऊंगा। 2-3 दिन पढ़े उसके बाद ना आप लेक्चर ले रहे हो, ना आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ना आप जो है आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाए आप वो पढ़ रहे हो, ग्रुप साइलेंट पे करके साइड पे पड़ा हुआ हो। बस क्यूरियोसिटी पूरी होगी आपकी, आपने बाद में हिम्मत हार जाए। कंसिस्टेंट होना लाजमी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप जितने इंटरव्यू सुन लें टॉपर्स के, पीएमएस, सीएसएस, आप मैगजीन्स वगैरह के अंदर पढ़ा करें, ठीक है, इनके इंटरव्यूज सारे एक ही बात कहेंगे, कंसिस्टेंट रहे हैं। 4-4 5-5 टेस्ट फेल करके भी कंसिस्टेंट रहे हैं। 2 दफा पीएमएस का पेपर पास नहीं हुआ, सीएसएस का दिया वो नहीं पास हुआ, एडीएफआईए का दिया वो हो गया। बात का तो एडीएफआईए का एडीआईएसआई का देते रहे, नहीं हुआ, पीएमएस पास हो गया। कंसिस्टेंट रहे हैं। एक जेन में ठान लिया है ना कि बस करना है, तो करके छोड़ा फिर। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे, चीजों को जो आपको असाइन की जाएंगी, चीजें दी जाएंगी, उनको साथ साथ जो है वो लेके चलेंगे। तो आज जो हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी एवरीडे साइंस। इससे पहले आपके जेन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो, आपकी कोई क्यूरी हो जो आप पूछना चाहते हो, तो वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। यहां तक कोई मसला मसाइल। जी तरावियां पढ़नी है, उसके लिए मैं टाइम इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि आपका होपफुली जो है 10 से 11 का लेक्चर रख दूंगा, कि तरावियां 10 बजे तक हो जाती हैं। 10 से 11 लेक्चर कर लेंगे हम ना। एडवर्टाइजमेंट के कितने टाइम बाद टेस्ट होता है? अच्छा ये देखिए, लाजमी नहीं होता, फिक्स नहीं होता अदारों का, लेकिन उम्मीद है ये की जा सकती है आपकी कि 2 से 3 महीने, एज अर्ली एज 2 मंथ, और ये 3 महीने मई के अंदर जाके आपका टेस्ट होगा जो एक एक्सपेक्टेड है। वैसे ही, जो अदारे होते हैं वो यकदम भी टेस्ट ले लेते हैं। तो आप लोगों को विजिलेंट रह के फर्स्ट डे से ऐसी तैयारी करना स्टार्ट करनी होती है कि मैक्सिमम पास पेपर पढ़े, मैक्सिमम सोर्सेज पढ़े, जो मैं दे रहा हूँ उसके अलावा भी पढ़ें आप। जब एक चीज के अंदर आप आ रहे हैं, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट के मुताबिक एक डिवाइस किया हुआ कोर्स लेके चलूंगा। आप में कुछ बहुत ब्रिलियंट होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ लो परफॉर्मर। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के मुताबिक डिवाइस किया हुआ कोर्स है। उससे ज्यादा की तैयारी आप अपनी सेल्फ के ऊपर भी करें, ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड जल्दी आ जाए आपका पेपर। और इसमें ये नहीं समझिए सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अभी आप देखिएगा और बड़ी सीटें आ जाएंगी इसके दरमियान ही, जिनका सेम सिलेबस होगा। जनरल नॉलेज की ये चीज अक्सर स्टूडेंट नहीं समझते, जो खासकर न्यू स्टूडेंट होते हैं। जो पुराने हैं उनको तो पता है कि जो है ना हमने अप्लाई करते जाना है, सारों का सिलेबस एक ही होता है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है कि पता नहीं जो है ना, ये एक ही सीट है और शायद इसी के ऊपर ही है। हालांकि सीटें आती रहती हैं, और सीट आने के बाद आगे इतना टाइम होता है आपके पास उसके इंटरव्यू के दरमियान कि आपने और भी सीटों पे अप्लाई करते जाते हैं ना। फिर किसी एक में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, और अच्छी तैयारी हो तो जो टेस्ट देते हैं वही पास होता है। नहीं, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स इस तरह से नहीं मिलेंगे, वरना फिर यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा क्लास में। हाँ, किसी का किसी दिन कोई मसला मसाइल है, मिसिंग है, किसी को कोई इशू है, नेटवर्क का इशू है, कोई शादी ब्याह, कोई खुशी गमी, तबीयत खराब है, आप मुझे क्लास से पहले बता देंगे, आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह नहीं होगा कि मैं रिकॉर्डिंग दे दूं, फिर मैं क्योंकि बहुत अरसे से पढ़ा रहा हूँ, 6-7 साल हो गए, फिर आप रिकॉर्डिंग आप कहेंगे आज सुन लेंगे, कल सुन लेंगे, परसों, फिर वो रिकॉर्डिंग्स ही पड़ी रहेंगी। रिकॉर्डिंग्स तो यूट्यूब के ऊपर बड़ी बड़ी अकेडमीज, नोवा अकेडमी, वर्ल्ड टाइम्स अकेडमी, उनकी भी पड़ी हुई है। उसका कोई फायदा नहीं है। जो चीज आप डेली बेसिस पे करते हैं ना, वो ही असल चीज है। जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब जहां आप ये होगे ना, सर ने तो 4-5 पेपर का टेस्ट जो है वीक बाद लेना है, इकट्ठे ही याद करूंगा, फिर वो जो है ना कल कभी भी नहीं आती, ठीक है। डेली के डेली करते जाएंगे, चीजें होती जाएंगी। कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं इसको।
फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपको कहता हूं कि दो डेली के 200 एमसीक्यू पढ़े आप। मैं आपको एक बात कहता हूँ, 30 दिन के कितने एमसीक्यू हो गए? एक महीने के 6,000। 3 महीने में कितने हो गए? 18,000। 3 महीने में अगर आप सिर्फ रोज के 200 एमसीक्यू भी पढ़ लें तो 3 महीने में आपके 18,000 एमसीक्यू हो जाते हैं, जो कि एक बड़ी एम्पल अमाउंट है। लेकिन अगर आप डेली ये सोचेंगे कल नहीं परसों इकट्ठा, फिर आप डिसहार्ट हो जाते हैं, आप खुद भी डिसहार्ट हो जाते हैं। आपको ये लगने लग जाता है मेरे से नहीं होगा। यही चीज आपने खत्म करनी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, डेली वर्क करना है। एकेडमी का मेन मकसद ही ये होता है कि आप चीजों को जिस पैटर्न से लेके चलें वो डेली करते जाएं, और उसके अलावा भी पढ़ें। आप पास पेपर्स डेली के 1 2 3 जितने पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ें। कोई सोर्सेज और भी पढ़ें। पाक एमसीक्यूज वगैरह है, टेस्ट पॉइंट डॉट पीके है, इनकी वेबसाइट्स हैं, वहां से भी डेली के न्यू स्टूडेंट हैं 30 40 एमसीक्यू पढ़ लें डेली के। ऐसा ऐसा रूटीन बना लें। और जो पुराने हैं उनको तो पता है कि जो है वो गुजारा नहीं है कम एमसीक्यूज पढ़े बगैर। तो चलें, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम जो है वो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं जी। एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस से मुराद है हमारे इर्द गिर्द डेली लाइफ में जो साइंस के फिनोमिनाज हो रहे हैं उसको बोला जाता है एवरीडे साइंस। ये देखिएगा, देयर आर मैनी थिंग्स डेट गो ऑन इन डेली लाइफ दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। हमारे इर्द गिर्द डेली ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई साइंस इन्वॉल्व है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज द साइंस दैट इज ऑल अराउंड अस। तो हमारे इर्द गिर्द जितनी ये साइंस के फिनोमिनाज हो रहे हैं, हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए इसके पीछे साइंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रमजानुल मुबारक स्टार्ट हो रहा है। हर घर के अंदर दही बनती है दूध से। दूध को झाग लगाई जाती है और उससे दही बन जाती है। हम बड़े शौक से खा लेते हैं। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व है ना। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होती है। एक बैक्टीरिया उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। वो बेसिकली इसके ग्लूकोज को फर्मेंट करता है। देखें, रात को दूध की शक्ल में होता है, सुबह उठते हैं वो दही की शक्ल में बना होता है। तो कर्ड मेकिंग में, योगर्ट मेकिंग में बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इन्वॉल्व है। अब ये हमारे मतवातर ये अमल इर्द गिर्द हो रहा है, लेकिन हमने कभी इसको इस नजरिए से नहीं देखा, साइंटिफिक अमल से। या इसके अलावा आप ब्रेड को ओवन में हाई टेम्परेचर देते हैं या पिज्जा वगैरह बनाते हैं, तो वो स्वेल सी कर जाती है और उसका शेप अलग हो जाता है, बन सा बन जाता है। अब क्या होता है, उसके अंदर पहले यीस्ट मलाई जाती है, बाजार से भी मिल जाती है। जब वो यीस्ट मलाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका ब्रेड का या मैदे का पीस होता है जो आपने डाला होता है, उसको जब हीट मिलती है उसके अंदर वो उसका जो ग्लूटन का नेटवर्क होता है उसके अंदर फाइबर होते हैं, उनके अंदर जो है उसको फैला फैला देती है और उसमें ट्रैप हो जाती है। वही जो आपने एक मैदे का पीस रखा होता है वो जो है स्वेल होके एक बड़ी ब्रेड की शक्ल में बन जाता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स कि दही बनाने में लैक्टोबैसिलस इन्वॉल्व है, ब्रेड बनाने में, पिज्जा बनाने में यीस्ट इन्वॉल्व है। जो उसकी डो होती है उसको स्वेल जो करती है चीज, यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। वो उसके जो अंदर मैदे के या आटे के जो नेटवर्क है उसके अंदर वो स्वेल कर जाती है और वो चीज फूल जाती है और डिफरेंट शेप दे देती है। तो अब हम ये तो नहीं कर सकते कि अब जैसे एयर कंडीशनर हवा देता है वो हवा कैसे देता है, टीवी चलता है उस पे न्यूज कैसे चल रही है, हम रेडियो सुन रहे हैं हमें आवाज कैसे आ रही है। ठीक है, हम ग्रेविटी है, हम ऊपर छलांग लगाते हैं नीचे की तरफ आते हैं, ग्रेविटी हमें खींचती है। ये सारे साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं।
अब अगर हम बैठ जाएं और सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लग जाएं तो हमारे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो घर वाले हमें पागल करने लग जाएंगे कि इसको क्या हो गया कि सारी चीजों को देखना शुरू हो गया। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हम लेक्चर्स, जो वो टॉपिक पूछता है ज्यादातर एवरीडे साइंस में, हम उन टॉपिक्स को लेक्चर्स के थ्रू कवर करते हैं। फिर एवरीडे साइंस में एक थोड़ा सा ये है कि फील्ड्स बहुत ज्यादा छोटी छोटे फिनोमिनाज नहीं है। वो फॉर एग्जाम्पल जो है पूछ लेता है फलां चीज किसने बनाई, फलां चीज किसने बनाई। अब ये चीज ऐसी है, जैसे कंप्यूटर किसने बनाया, चार्ल्स बेबेज। अब ये चीज ऐसी है जिस पे पूरा लेक्चर तो नहीं किया जा सकता कि कंप्यूटर किसने बनाया या माउस किसने बनाया, या जो है जिप्सम या ग्रेनाइट बम किसने बनाया, अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था। तो इस पे पूरे लेक्चर्स तो नहीं किए जा सकते ना, ये वन लाइनर एमसीक्यूज हैं। तो जो इस तरह के हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको फाइल दे दी जाती है साथ में। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें से बार बार एग्जामिनर पूछता है, बार बार एग्जामिनर उन टॉपिक्स को हिट करता है, वो आपको इन डिटेल समझाए जाते हैं। एवरीडे साइंस में इस तरह से होता है। ठीक है। और एट द एंड हमारा वो सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाता है। एवरीडे साइंस में आम तौर पे एमसीक्यू रिपीट में आती हैं, क्योंकि कुछ साइंटिफिक प्रोसेस हैं, जो चीजें हैं जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब हमारा वो 10 सब्जेक्ट्स में से कह रहा है कि पेपर लेना है, तो इट डज नॉट मीन कि हमें उन 10 सब्जेक्ट में कोई मास्टर्स या एमफिल करना है। वो 10 सब्जेक्ट आप सबके लिए इक्वल है। एवरीडे साइंस किसी ने नहीं पढ़ी हुई, पाकिस्तान स्टडीज हो गई, इस्लामिक स्टडीज हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, इंग्लिश हो गई। हो सकता है आप में से किसी एक आधे का इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर्स हो, ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है ना। या अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है उसको एवरीडे साइंस कंपैरेटिवली बेटर आती हो, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है उसको मैथ्स ज्यादा बेहतर आता होगा, या कोई और सब्जेक्ट। तो ये एक ओवरऑल प्लेइंग फील्ड होती है, ये एक अलग ही फील्ड है सिलेक्शन के लिए, अलग ही तैयारी होती है जो हम डिग्री के बाद करते हैं। और इस बेस पे जो सीटें आती हैं ये बड़ी हाईली ल्यूक्रेटिव जॉब्स होती हैं। जो हमारी सब्जेक्ट बेस्ड सीटें होती हैं ना, वो नॉर्मल पोजीशंस है, उनमें कोई गाड़ी बंगला ये चीजें इस तरह का कुछ नहीं मिलता, अथॉरिटी अथॉरिटी भी कोई नहीं होती। जो ये वन पेपर की सीटें हैं ना, ये इंतजामी सीटें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें आपको बड़ी सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। अब जो लोग ये राज जान जाते हैं वो यकीन करें कि सिंपल बीए करने के बाद भी सिलेक्ट हो जाते हैं, पीएमएस करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं, या असिस्टेंट एसएनजीडी लग जाएंगे, या सब इंस्पेक्टर लग जाएंगे। हम लोग जब तक एमफिल करके पहुंचते हैं किसी आम अपनी सीट को अटेन करने, वो तब तक सब इंस्पेक्टर लगा हुआ, डीएसपी बना हुआ होता है। तो चलें टॉपिक पे रहते हुए, कि एवरीडे साइंस के अंदर हम जैसे साइंस के सब्जेक्ट देखते हैं, हमने ज्यादातर सुने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसे मैट्रिक के अंदर होता था। लेकिन एवरीडे साइंस यहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और भी बहुत सारी साइंसेज हैं, जैसे कि नेचुरल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, फूड साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस वगैरह हैं, ह्यूमन की रिलेटेड डिजीजेज हैं जो पेपर में पूछता है। कुछ ना कुछ पास पेपर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, और अगर आप में से कोई बिल्कुल ही न्यू है, तो जब आप कुछ पेपर पढ़ लेंगे ना, 10-15, तो आपको समझ आना शुरू होगा कि वो किस तरह के क्वेश्चन करता है हर सब्जेक्ट के। जो बिल्कुल ही न्यू बंदा होता है उसको थोड़ा सा, जब मैं पास पेपर आपको भेजूंगा ना, उसको मुश्किल लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या क्या बातें पूछी हुई है। ये पता नहीं यार, जो है रोजवेल्ट कौन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन पता नहीं कब आई थी, अमेरिका की ये क्या बातें करी जा रहा है पेपर के अंदर। डिफरेंट पोर्शन जैसे होते हैं, या एवरीडे साइंस में पता नहीं ये क्या पूछ लिया है, फलां का चार्ज पूछ ली, फलां का पूछ लिया है, यूनिट बताओ मुझे, इंटरनेशनल। लेकिन जब आप 10-15 पेपर पढ़ लेते हैं ना, फिर आपको ऐसा ऐसा समझ आना शुरू होती है, यार एवरीडे साइंस के ना कुछ मखसूस से टॉपिक है, उनमें से एग्जामिनर पेपर उठाता है। यार इंग्लिश में वो एंटोनिम सिनोनिम प्रेपोजिशन यार बहुत ज्यादा पूछता है। मैथ के ये वाले पोर्शन फिर आपको चीजें समझ आना शुरू होती हैं, और फिर आप चीजों में एक्सेल होना शुरू हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है आपको एक स्ट्रीम लाइन में आने के लिए। जब आप उस स्ट्रीम लाइन में आ जाते हैं और उसको कंसिस्टेंट होकर चला के रखते हैं, तो आप जो पेपर देते हैं वो पेपर आपका पास होता है।
तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से एग्जामिनर अच्छा खासा पूछता है पेपर के अंदर, एस्ट्रोनॉमी या सोलर सिस्टम। इसमें बेसिक अगर मैं सिंपल बताऊं क्या चीज, प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट वाला टॉपिक, ये जो सियारे होते हैं वो बहुत पूछता है। ब्राइटेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, सूरज के करीब तरीन कौन सा है, रिंग प्लैनेट कौन सा है, ग्रीन प्लैनेट कौन सा है, किसके कितने मून है। इस तरह की बातें जो है वो बहुत ज्यादा पूछता है पेपर के अंदर। ये बेसिकली आ जाता है एस्ट्रोनॉमी के अंडर। एस्ट्रोनॉमी साइंस की एक ब्रांच है। मैं आपको ब्रांचेस ऑफ साइंस का भी एक लेक्चर के अंदर बताऊंगा। 20-25 ब्रांचेस हैं साइंस की, जिसके ना वो पूछता है टर्मिनोलॉजी में। तो एस्ट्रोनॉमी भी साइंस की एक ब्रांच है। एस्ट्रोनॉमी वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम उन चीजों को स्टडी करते हैं जो फिजिकल यूनिवर्स से बाहर हैं, या हम जिन चीजों को देख पाते हैं, या इसको आप कह लें आउटर स्काई, या सिलिशियल बॉडीज की स्टडी, जो चीज खला में मौजूद है वो एस्ट्रोनॉमी के अंडर आती है। नेचुरल साइंस दैट स्टडीज फिजिकल यूनिवर्स एंड सिलिशियल ऑब्जेक्ट। सिलिशियल ऑब्जेक्ट से मुराद होती है वो ऑब्जेक्ट जो खला में मौजूद है, जैसे सूरज, चांद, सितारे। उनकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये देखिएगा, एस्ट्रोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिलिशियल ऑब्जेक्ट्स। सिलिशियल ऑब्जेक्ट से मुराद होते हैं खला में मौजूद चीजें, सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स एज ए होल। इनका ओरिजिन क्या है, इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसके अलावा इट एनकम्पासेस, ये अहाता करती है ऑब्जर्वेशन ऑफ फिनोमिना बियॉन्ड अर्थ एटमोस्फेयर। हमारी जो अर्थ का एटमोस्फेयर है, जो हमें बाहिर नजर आता है, उससे दूर जो हैपनिंग हो रही है, जिसमें हम टेलीस्कोप्स को यूज करते हैं देखने के लिए, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। ऊपर से जो लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, सूरज से जैसे रोशनी आ रही है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है कितने टाइम में हम तक पहुंच रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी वापस जा रही है। तो ये सारा कुछ जो है वो एस्ट्रोनॉमी के जिम्मे में आ जाता है। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी। तो इसी एस्ट्रोनॉमी में एक सिस्टम आ जाता है जिसको बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से मुराद वो सोलर सिस्टम की प्लेटें नहीं जो हमने घरों की छतों पे लगवाई होती हैं। सोलर सिस्टम से मुराद होता है निजाम शमसी। ये बचपन से भी हम पढ़ते आ रहे हैं। उर्दू मीडियम में निजाम शमसी पढ़ते थे और इंग्लिश मीडियम में इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम से मुराद होता है सन एंड इट्स फैमिली, सूरज और उसके रिश्तेदार। अब सूरज महवर है सारी चीजों का, बाकी सारी चीजें सूरज के गिर्द घूमती हैं। जितने प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं। मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ड्वार्फ प्लैनेट हो गए, ये कुछ और ऑब्जेक्ट भी होते हैं, मेटियोराइट्स, कॉमेट, एस्ट्रॉइड। ये भी सारे जो हैं क्या करते हैं, ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसलिए हम सोलर सिस्टम को कहते हैं सन एंड इट्स फैमिली। अच्छा, पहले तसव्वुर ये किया जाता था, माना ये जाता था कि जो जमीन है ना, जो सूरज है वो जमीन के गिर्द घूमता है। आप एक आम ऑब्जर्वेशन देखें, आप सुबह के टाइम उठते हैं या देखते हैं, सूरज एक तरफ से निकल रहा होता है, ऊपर घूमता घूमता दूसरी तरफ गुरूब हो जाता है। बज़ाहिर देखने में तो ये लग रहा है ना कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है। तो आम लोगों की भी यही ऑब्जर्वेशन थी, और खासकर क्रिश्चियनिटी में उनकी बाइबल के कुछ नुस्खा चेंज हो गए। तो उसके अंदर तो बकायदा ये लिखा हुआ था कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था गैलीलियो। उसने टेलीस्कोप वगैरह इजाद की, सोचा इन चीजों के बारे में, और उसने कहा नहीं, सूरज नहीं घूमता जमीन के गिर्द। जमीन और बाकी सारे सियारे, सारी चीजें सूरज के गिर्द घूमती हैं। गैलीलियो ने यह बात की। अब लोगों ने उसके ऊपर ये, पादरी, तब निजाम था, मतलब बड़ा बैकवर्ड था यूरोपियन निजाम। उन्होंने गैलीलियो को इस बात पे कि ये तो लोगों को बेकार है, इस जो तालीमात है रिलीजियस उसके खिलाफ जा रहा है, इसको फांसी दे दी। फिर इसके बाद आने वाले टाइम में जब टेलीस्कोप टेलीस्कोप जिसकी मदद से दूर की चीजें देखी जाती हैं, जैसे हब्बल टेलीस्कोप है आजकल,
तो जब वो इजाद हुई तो उनकी मदद से देखा गया कि वाकई ऐसा है। फिर सेट लोग खला में भी जाना शुरू हो गए सैटेलाइट्स की मदद से, स्पेसशिप्स की मदद से। और वहां जब ऊपर से एक व्यू लिया गया, जब ऊपर से देखा गया, जैसे अब हम जमीन पे बैठे हैं, या हमें तो नहीं पता चल रहा कि जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द, लेकिन जब ऊपर से देखा गया खला में जाके जमीन को, कि वाकई ये ऑब्जेक्ट सूरज के गिर्द ही घूम रहे हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आया, जॉन कैल्पर। उसने थ्योरी दी प्लानिटरी मोशंस की। उसने कहा जितने भी प्लानिट हैं वो सूरज के गिर्द ही घूमते हैं। और फिर एविडेंस और साइंस इतनी तरक्की कर चुकी थी कि अब इस एतराज पे कि जस्ट ये बंदा जो है ये गलत बयानी कर रहा है, उसको फांसी नहीं दी जा सकती थी। उसने एविडेंस दिया, वीडियोस दी, ठीक है, क्योंकि तब साइंस मजीद तरक्की कर चुकी थी। तो फिर पता चला कि इस तरह सा कोई स्ट्रक्चर है। और जब जाया जाता है जो है खला के अंदर, वहां कैमराज हैं, उनकी मदद से जब पिक्चर ली जाती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। और इसमें जो अर्थ है वो ये मौजूद है, अर्थ ये है जी, अर्थ ये वाला। और ये सन है, और ये प्लैनेट्स हैं, ये सारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट भी हैं, वो हम बाद में चल के किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑस्टेरॉइड, मेटियोराइड, कॉमेट्स, वो सारे भी सूरज के गिर्द घूमते हैं। और इस्लाम इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहता था, जो कुरान पाक में है। उसमें प्रॉपरली टर्म है कि ये तैरती हैं चीजें। और ये बिल्कुल इसी तरह का टर्म यूज होता है यहाँ पे। ये जो मूव हो रहे हैं, तैरना एक जिस तरह होता है ना स्ट्रीम लाइन में, उसी तरह से ये निजाम है सूरज का, जो निजाम है सूरज के गिर्द। ठीक है। तो यहां से अब एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा। आज हम मैं प्लेनेट के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं, जो 8 प्लेनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं, उनके बारे में समझाने जा रहा हूं आपको। इस कंसेप्ट को आप समझ लेंगे तो फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएंगी प्लैनेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो हम पास पेपर्स में भी, मैं आपको फाइल भी प्रोवाइड करूंगा एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज की, उसके अंदर भी डिफरेंट पॉइंट होंगे। सबसे ब्राइटेस्ट कौन है, सबसे करीब कौन है, सबसे दूर कौन है, सारी बातें ही होंगी। लेकिन अगर एक चीज आप रट्टे की जगह कंसेप्चुअल करेंगे ना, तो वो आपको ओवरऑल फिंगर टिप्स पे चीजें याद हो जाएंगी। इसमें सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं हम, कि ये 8 प्लेनेट हैं। पहले 9 होते थे, प्लूटो मीन में होता था, लेकिन प्लूटो को इनमें से निकाल दिया गया। वो प्लेनेट की डेफिनेशन में पूरा नहीं आया 2006 में। 2006 में एक डेफिनेशन की गई प्लूटो की। इस पे बल्कि बड़ी प्यारी एक वीडियो थी, आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा, कि प्लूटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसको प्लेनेट से निकाल के ड्वार्फ प्लेनेट में डाल दिया गया। प्लूटो को आप कोई और नाम भी दे देंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने मदार में जैसे गर्दिश कर रहा था वैसे गर्दिश करता रहेगा। तो लोगों की बातों को जेन पे नहीं लेना चाहिए। लोग जो भी कहे, वो उनका अपना एक वो होता है। आप अपनी एक चीज को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, वो बड़ी प्यारी वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो खैर 2006 में पहले हम 9 पढ़ते होते थे जब बचपन में छोटी किताबों में, लेकिन अब उन्होंने 2006 में प्लूटो को निकाल दिया और पीछे प्लैनेट रह गए 8। इनमें से 4 प्लैनेट, ये लेटर वैसे डिस्कस होना था, आपको बता देता हूँ। वो इसलिए नहीं आता, प्लूटो यहाँ पे है और वो इन ये आपको पत्थर से नजर आ रहे होंगे, इनसे टक्कर खाता है। इन्होंने ना प्लेनेट की डेफिनेशन कर दी, एक तो राउंड हो ऑलमोस्ट, उस पे आता था ये पूरा, सूरज के गिर्द घूमता हो, वो भी घूमता था। साथ उन्होंने एक तीसरी शर्त ये लगा दी कि वो किसी से टक्कर ना खाता हो अपने ऑर्बिट में। लेकिन प्लूटो चूंकि इस बेल्ट में था जहां पे ये आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टेरॉइड, चट्टाने, आसमान की चट्टाने, ऑस्टेरॉइड, इनसे टक्कर खाता है। जिसकी वजह से इसको प्लेनेट की डेफिनेशन से निकाल के ड्वार्फ प्लेनेट की डेफिनेशन में डाल दिया गया। ड्वार्फ प्लेनेट क्या होते हैं उसको हम आगे जाके लेक्चर में देखेंगे। अब प्लेनेट देख लें, 4 ही हैं, ये छोटे हैं। इनको ना इनर प्लेनेट बोला जाता है, या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रहने की जगह, जिस पे रहा जा सके, ऐसी जगह जिस पे
रहा जा सके उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है। अब इसके दरमियान में देखें पत्थरों की एक लेयर है, ये वाली लेयर। इस पत्थरों की लेयर को बोला जाता है ऑस्टेरॉइड बेल्ट। उसके बाद ये चार प्लैनेट है, इनको आउटर प्लैनेट या गैशियस प्लैनेट बोला जाता है। और इसके बाद भी पत्थरों की एक लेयर है। ये देखिए, इसको बोला जाता है क्यूपर बेल्ट। है ये भी ऑस्ट्रॉइड लेकिन नाम चेंज है, क्यूपर बेल्ट। और ये जो दरमियान में एक लेयर है, इसको बोला जाता है ऑस्ट्रॉइड बेल्ट। ये चीज आप देख लें, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये जो 8 प्लैनेट है ना, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो पहले चार हैं, क्योंकि वो इनर है, अंदर की तरफ है, सूरज के करीब है, उनको कह दिया जाता है इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल कहते हैं जमीन, इनकी सतह जमीन जैसी है, मतलब ठोस है, और इनर की तरफ है। और उसके बाद एक बेल्ट आ जाती है पत्थरों की, आपको नजर आ रही होगी, मैंने ब्लू कलर की है, ये वाली बेल्ट। इसको बोलते हैं ऑस्ट्राइड बेल्ट। ये चट्टानें होती हैं, ये भी घूम रही हैं सूरज के गिर्द। उसके बाद वाले चार कहलाते हैं आउटर प्लैनेट। आउटर क्योंकि सूरज से दूर है, और गैशियस, ये गैसेस के बने हुए हैं। सूरज भी कोई ठोस चीज नहीं है। क्या आपको पता है, सूरज भी कोई ठोस चीज नहीं है, 98% गैशियस है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। सिर्फ 2% हैवी मेटल्स हैं इसमें, सूरज में भी। इसी तरह ये जो चार, ये बाहर वाले चार प्लैनेट हैं, ये गैशियस हैं। इनमें जो सॉलिड है वो कम मौजूद है, गैशियस पार्ट ज्यादा मौजूद है। और इसके बाद जो बेल्ट आती है इन चार के बाद, उसको बोला जाता है क्यूपर बेल्ट। उस क्यूपर बेल्ट में मौजूद था प्लूटो। राइट, यहां तक क्लियर है। अच्छा, यहां पे इन प्लैनेट्स के नाम ना आपको याद होने चाहिए। अगर आप उर्दू मीडियम कभी पढ़े थे तो अतारद, जोरा, जमीन, मुरीख, मुश्तरी, इस तरह से आपने नाम पढ़े होंगे। लेकिन अब चूंकि पेपर हम जो देते हैं वो इंग्लिश में आने हैं, और इंग्लिश में ही आपको नाम याद होने चाहिए, तो आपको पहले तो इन 8 के नाम याद होने चाहिए, एक तरतीब वाइज। जैसे पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून, फिर है प्लेटो। सॉरी, जुपिटर के बाद है सैटर्न, फिर है यूरेनस, फिर है नेपच्यून। प्लूटो तो निकाल दिया गया कैटेगरी से। तो किस तरह से है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसकी ना तरतीब को याद करने के लिए एक नेमोनिक है, नेमोनिक या ट्रिक कह लें आप, ठीक है, जिसके जरिए हम याद रखते हैं। वो है जी, जैसे ये वर्ड लिखे हुए हैं, MEMJSUN। एम, पहला एम मरकरी, एम से माई, वी से वेरी, ये पूरा ना एक जुमला बन जाता है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मैं आपको ये दिखाता हूं, आप ये फिक्रा याद कर लेते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये पहला पहला वर्ड लिया हुआ है सबका, माई वेरी एजुकेटेड मदर
जस्ट सर्व्ड अस नु सर। एम से मरकरी, वी, वेरी के वी से वीनस, ई से एजुकेटेड से अर्थ, एम मदर के एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो अगर ये आप याद कर लेते हैं ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, तो इससे आपको एक तरतीब याद हो जाएगी कि आगे पीछे नहीं करेंगे आप प्लेनेट को। आपको याद होगा इस फिक्रे से। अब ये अलग बात है कि पेपर के अंदर आप ये फिक्रा भूल जाए, वहां अलग रोला पड़ा हो गया, आपको फिक्रा ना याद आ रहा हो। वैसे फिक्रा तो आसान है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो इसमें कभी तरतीब आपको भूल रही हो ना कि आगे कौन सा पीछे कौन सा है, तो इस फिक्रे के जरिए आप रिकॉल कर सकते हैं, इसके जरिए कर लें। ओवरऑल तरीके से आप जो है वो कर लें, आपको ये तरतीब याद होनी चाहिए। जब हमें एक दफा इसके नाम याद हो गए ना कि इनके नाम क्या क्या है, तो हमें बड़ी सारी चीजें फिर ऑटोमेटिकली जो है वो याद होना शुरू हो जाती हैं। पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरी है अर्थ, चौथा है मार्स। फिर उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। अब जब आपको ये तरतीब याद हो गई ना, तो बड़े सारे क्वेश्चन हमारे हल हो जाते हैं। अब अगर वो पूछता है कि सूरज के सबसे करीब सियारा कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे? मार्स। वो कहता है सूरज के सबसे दूर सियारा कौन सा है, हम क्या कहेंगे? नेपच्यून। वो हमसे कहता है जमीन कौन से दो सियारों के दरमियान है, हम कहेंगे वीनस और मार्स के दरमियान है अर्थ। ठीक है। इसके अलावा वो हमसे पूछता है सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, तो इनमें से कौन सा सियारा आपको सबसे बड़ा लग रहा है? जुपिटर सबसे बड़ा है, देखने में ही पता चल रहा है। वो हमसे कहता है रिंग प्लेनेट कौन सा है, वो हमसे कहता है रिंग प्लेनेट कौन सा है। तो जिसके गिर्द रिंग सबसे वाजिया है वो है सैटर्न। वैसे आप देखें कि बाहर वाले चारों सियारों के इर्द गिर्द रिंग है, मतलब इसकी मंगनियां हुई हुई हैं। लेकिन जो सैटर्न है ना, उसके गिर्द रिंग सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए इसको रिंग प्लैनेट बोला जाता है। वैसे तो बाकियों के गिर्द भी आपको हल्की हल्की नजर आ रही है, सैटर्न के गिर्द सबसे ज्यादा है। इसकी 274 मंगनियां हुई हुई हैं। क्या मतलब है इस बात का? सैटर्न पे 274 मून है। हमारी जमीन पे कितने चांद हैं? एक एक तो आपका अपना चंदा हो गया ना, एक चांद हो गया आसमान वाला, एक चांद है। ठीक है। सैटर्न सियारे पे आप जाएंगे तो आपको 274 मून नजर आएंगे, सबसे ज्यादा मून है सैटर्न पे। इसी तरह बाकी सियारों पे भी मून्स की तादाद अलग है, अभी मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उसकी मदद से आप ये मून्स की तादाद जो है वो याद कर लेंगे किसके ऊपर कितने मून है। उससे पहले हम कुछ और इनकी खसूसियात देख लेते हैं। सबसे बड़ा हो गया जुपिटर, सबसे छोटा मार्स है, आपको नजर आ रहा है पहले नंबर, मरकरी है सॉरी, पहले नंबर वाला। रिंग यूरेनस है। अब कलर के हवाले से देख लेते हैं। जमीन को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। क्यों? जमीन पे 71% वाटर है, 29% सिर्फ जमीनी हिस्सा है, खुश्की का हिस्सा है, जिसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं।
बाकी 71% वाटर है, तो खला में जमीन कलर शो करती है क्या? ब्लू। गाना भी है ना, क्योंकि ब्लू है पानी पानी। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। इसी तरह जो मार्स है उसको बोला जाता है रेड प्लैनेट। मार्स को ये खला में रेड कलर का नजर आता है। रेड क्यों नजर आता है? एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। जैसे हम लोहे को रखें कहीं पे तो उसके ऊपर जंग लग जाता है ना, जंग ब्राउनिश कलर का होता है, रेड रेड सा। वो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हवा के साथ मिलती है, नमी के साथ उस पर जंग लग जाता है। तो कुदरत की तरफ से मार्स के ऊपर एक प्रोसेस हो रहा है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो वो हमें फिर इसलिए रेड दिखाई देता है। इसलिए जो मार्स है उसको बोला जाता है रेड प्लैनेट। और एक प्लैनेट कलर के हवाले से है यूरेनस, इसको बोला जाता है ग्रीन प्लैनेट। ये ग्रीन नजर आता है। ये ग्रीन क्यों नजर आता है? ड्यू टू मीथेन गैस। एक गैस है जिसका नाम है मीथेन, उसकी प्रोडक्शन इधर ज्यादा होती है कुदरत की तरफ से। अब हमारे जो घरों में सुई गैस आती है या सिलेंडर वगैरह आप चलाते हैं, तो उस आग के अंदर भी आपको ग्रीन कलर भी नजर आता होगा। वो ग्रीन कलर इसी मीथेन गैस की वजह से होता है। कई लोग बायोगैस प्लांट भी लगाते हैं, तो वो बायोगैस प्लांट में भी मीथेन प्रोड्यूस हो रही होती है जो चीजों को जलाने के काम आती है। तो यहाँ मीथेन ज्यादा होने की वजह से इसको बोला जाता है ग्रीन प्लैनेट। तो तीन कलर के हवाले से प्लैनेट के नाम आगे, अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट, मार्स को बोला जाता है रेड प्लैनेट, और यूरेनस को बोला जाता है ग्रीन प्लैनेट। इसके बाद एक प्लैनेट ऐसा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, दैट इज वीनस। दूसरे नंबर वाला ये, इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हॉटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है, मॉर्निंग स्टार कहलाता है, इवनिंग स्टार कहलाता है, जमीन का ट्विन प्लैनेट भी कहलाता है, क्योंकि साइज के हिसाब से जमीन इसके ज्यादा क्लोज है बाकी सियारों की निस्बत, तो इसको ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि वीनस जो है, वीनस बेसिकली ये सियारों के नाम ना ये देवताओं के नाम पे रखे गए हैं। क्योंकि सबसे पहले जो एक्सप्लोर दुनिया को करना शुरू किया ना, वो ग्रीक लोगों ने करना शुरू किया, यूनान के लोगों ने, जिनमें अरस्तु, प्लेटू, अलेक्जेंडर, सुकरात, बुकरात, ये सारे ग्रीक थे, यूनानी लोग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के हैं ये, यूनान के रहने वाले। इन्होंने सबसे पहले, ये देवताओं की पूजा करते थे, इन्होंने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया इर्द गिर्द की। तो ये जो वीनस प्लैनेट है ना, वीनस कहते हैं ब्यूटी ऑफ गॉडेस को, खूबसूरती की देवता, ब्यूटी ऑफ गॉडेस, उसके नाम पे इन्होंने इसको नाम दिया, वीनस को वीनस नाम दिया है। क्यों? क्योंकि ये खूबसूरत इतना है, ये नजर आता है चमकता हुआ। सुबह फजर के टाइम के बाद मॉर्निंग स्टार इसलिए इसको कहते हैं, और मगरिब गरूब होते वक्त भी नजर आ रहा होता है, इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट, हॉटेस्ट, ये सारे नाम वीनस के साथ एट्रीब्यूट हैं। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि सूरज के सबसे करीब तो मरकरी है, तो हॉटेस्ट वीनस क्यों है? सूरज के सबसे करीब कौन सा सियारा है? पहला सियारा मरकरी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सारे एट्रीब्यूट वीनस को दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि जो मरकरी है ना, उसके इर्द गिर्द एनविलप नहीं है गैसेस का।
कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, कि जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है ना मरकरी पे, वो वैसे ही पड़ के वापस मुड़ जाती है। जबकि जो वीनस है ना, उसके इर्द गिर्द एटमोस्फियर है, जो सूरज की रोशनी इस पे वीनस पे पड़ती है वो ये अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका दर्जा हरारत बढ़ता है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो सदियों से चलता आ रहा है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो मरकरी के हिसाब से ज्यादा है। हालांकि मरकरी सबसे पहले है, लेकिन चूंकि इसके इर्द गिर्द ऐसा एटमोस्फियर है जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, उस सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने की वजह से वीनस का टेम्परेचर दिन ब दिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। राइट। इसलिए ये सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो इसके साथ जो हैं लगाए गए हैं। तो इस तरह से ये काफी सारे क्वेश्चन हैं प्लैनेट्स के बारे में जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो कुछ आपके यहाँ पे हो गए, कुछ यहाँ पे मैंने एंड के ऊपर भी इंक्लूड किए हुए हैं, वो आप यहां से भी देख लेंगे। जो पास पेपर्स में आते हैं ना, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी यहाँ पे। सोलर सिस्टम एंड प्लेनेट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, एक चीज रहेगी, मून की तादाद। इनके गिरना मून की तादाद का एक कोड है। जैसे आप फोन नंबर नहीं याद करते लड़कियों के, वैसे ही आपने इनके मून की तादाद याद रखनी है। पहले तो आपको मतलब तरतीब याद होनी चाहिए ना, कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करके। उसके बाद जैसे हम मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, 0012, मतलब पहला मरकरी का कोई मून नहीं है, वीनस पे भी कोई मून नहीं है, अर्थ पे एक मून है, और जो हमारा हमसाया मार्स, जिस पे ये कहा जाता है कि जिंदगी पॉसिबल हो सकती है, अगलों पे तो हो ही नहीं सकती, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। इन पे भी नहीं हो सकती, ये गैशियस हैं। अगर कोई जिंदगी मुमकिन होने का कोई थोड़ा बहुत अंदेशा लगाया जाता है तो वो मरीख या मार्स पे लगाया जाता है, जिसके दो मून है, दो चांद है। फबोस एंड डाइमोस कहते हैं इनको। तो शुरू के तो आसान है भी छोटे छोटे प्लेनेट, तो इन पे मून भी थोड़ी है। 0012 आसान है ना याद रखना, कि जो पहले दो हैं उन पे कोई मून नहीं है, जमीन का एक है, और हमारे साथ जो मार्स है उसके दो हैं, जहां पे ये जिंदगी देखने भी जाते हैं। वाटर वगैरह के मिल जाए हमें, कोई लाइफ का असरात मिल जाए, मुरीख, उस पे दो चांद है उसके। ये जो बाहर वाले हैं ना, इनके चांद बहुत ज्यादा हैं। जुपिटर के 97, इसकी जिसकी सबसे ज्यादा रिंग्स हैं, सबसे ज्यादा मंगनी है, इसके चंदा सबसे ज्यादा हैं, 274। इसके जो हैं 28, और इसके जो हैं 16। अगर इसको आप एक फ्लो में याद कर लेंगे ना, 0012 97 274 28 16, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मतलब 3-4 दफा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 0012, पहले चार के तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाते हैं ना। उसके बाद 97 274 28 16, इस तरह से इसके मून्स की तादाद ना बढ़ती जा रही है। अभी अगर आज से हम 1 साल पहले देखें तो इसके जो है ना 90-92 के करीब थे, फिर 140 हो गए, फिर साइंस ने और डिस्कवरी की और मून देखे, जैसे जैसे हब्बल टेलीस्कोप आई है, तो 274 तक पहुंच गए हैं। आज की फिगर नासा की, जो अमेरिकन का जो है एक अदारा है, ठीक है, एरोनॉटिक स्पेस का, नासा के मुताबिक की ये तादाद मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके सामने लिखी हुई है। तो इनके मून की तादाद भी आप याद कर लेंगे, अगर वो मतलब पेपर में किसी के मून की पूछता है तो आपको जो है वो तादाद पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसमें किसी किस्म का आपका कोई मसला मसाइल, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमी, और इससे रिलेटेड बाद में हमने जीके वो भी पढ़ना है, मैप सीरीज, कॉन्टिनेंट्स वगैरह। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ज्योग्राफी और मैप सीरीज ना, वो इंटरेस्टेड होते हैं इन चीजों के अंदर, उनको मजा आता है पढ़ के। मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है, पीएमएस में मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को चूज किया था। लेकिन जिनको ये कुछ को ये रफ लगता है कि ये क्या अखलाई बातें हैं और ये क्या कौन सी बातें हैं, कुछ को मैथ बहुत रफ लगता है, कुछ को मैथ बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने स्टैट और वो पढ़ी होती है।
अब किस्सा मुख्तसर ये इन द नट शेल कि आपको एक सब्जेक्ट चाहे अच्छा लगता है चाहे बोरिंग लगता है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको करना ही है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एग्जामिनर ने सेट कर दिया एक चीज कि आपका पेपर मैंने इन सब्जेक्ट्स में से लेना है और ये इंक्लूड है। दैट्स मीन हमें उन्हीं सब्जेक्ट्स में से नंबर लेने हैं और उनको याद करना है। ठीक है, चाहे हमें अच्छे लगें या ना लगें। सही नहीं? तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये आपको जो है लेक्चर की स्लाइड्स भी ग्रुप में भेज देता हूँ। कल के लिए जो आपने पेपर डिस्कस करना है, मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बनाया है, उसमें आप चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोल्स बनाएंगे, एमसीक्यूज के पूछेंगे एक दूसरे से क्वेश्चन वगैरह, लेक्चर से रिलेटेड बातें। और जो आपका एक होगा एडमिन ग्रुप, वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। उसमें मैं सिर्फ लेक्चर, लेक्चर का टाइम, पीडीएफ फाइल वो भेजूंगा, ताकि ऊपर नीचे ना हो जाए चीजें। हमें पता हो कि मैंने कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको देनी है, क्लास का लिंक देना है, कोई लेक्चर देना है, कोई पीडीएफ देना है, आपको एक ही जगह मिल जाए। डिस्कशन में चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं ना। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, कि अगर कुछ ने अगर नहीं ज्वाइन किया या जूम का मसला था, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी। कोई मसला होगा मुझे लेक्चर से पहले बताएंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज लेक्चर लेना मैंडेटरी है। वरना स्टूडेंट क्लास में नहीं आते, जब आप आएंगे नहीं तो मैंने पढ़ाना किसको है? मेरा भी फिर डीमोटिवेट हो जाऊंगा। आप आएंगे क्लास में तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना। तो वैसे इसकी चले मैं आप लोगों को भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स जो भी आपके हैं आप क्लास में उनको अटेंड करेंगे रेगुलरली। चल, ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।